मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी भगोड़ा सुनिए वैदेही के स्वर में। जूम सर से फिर एक मिग 21 गुजरा। आकाश साफ था। दोपहर के 11 बजे थे। पास ही में स्थित वायुसेना स्टेशन की मिग 21 के स्क्वाड्रन का दैनिक अभ्यास चल रहा था। जब भी वो भारतीय वायुसेना के मिग 21 और सू-30 जहाज़ों की उड़ानें देख रहा होता है, तब वो अनजाने ही अपने पैर के अंगूठे से पैरों के नीचे की नम मिट्टी कुरेद रहा होता है। जिस दिन वो यहाँ लाया गया था, उसने जेल के भीतर आते हुए स्वयं को समझाने के उद्देश्य से सोचा था, जगह इतनी भी बुरी नहीं है 3 साल काटने के लिए। 3 साल, वो बुदबुदाया था। जेल के गेट पर ही मराठी में बड़े अक्षरों में लिखा था, यरवदा सेंट्रल जेल। इस बड़े फाटक के अगल बगल में राइफल लिए संतरियों की कतार थी। उसे वो इंस्पेक्टर जिसे एयरफोर्स पुलिस ने उसे लाकर सौंपा था, यह जेल ऐसे घुमा रहा था जैसे वो कैदी न होकर कोई विजिटर हो। यह उसकी मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा थी या प्रशांत का अभिजात कि इंस्पेक्टर का मन यह गवाही नहीं दे रहा था कि एयरफोर्स में अफसर रह चुके इस नौजवान को चोर डकैतों की तरह सीधे ले जाकर उसकी कोठरी में ठूंस दे। उसका मन इस नौजवान इंस्पेक्टर अनिल मोरे के प्रति आभार से भर गया। अचानक उसे एक चटकीली धूप भरा दिन याद आ गया, जब फ्लाइंग क्लब के इंचार्ज ने एक छोटी सी दिखने वाली प्यारी सी लड़की से मिलवाया था। वो दिव्या थी। सुंदर की बजाय बहुत आकर्षक कहना उसके लिए उपयुक्त प्रतीत था। तो दिव्या, आप छोटा जहाज उड़ाना सीखना चाहती हैं? हाँ सेस्ना। रजिस्ट्रेशन करवाया? कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। हाँ, वहाँ डैड ऑफिस में यही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। आपका कोई फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जैसे ग्लाइडर फ्लाइंग, माइक्रोलाइट? नहीं, ज़ीरो से। हाँ, साहस है? हाँ, क्यों नहीं। हमारा क्वेश्चन तो भरा ही होगा फॉर्म के साथ। हाँ, भरा है। दिव्या, जहाज उड़ाने के लिए जितनी इंद्रियां भगवान ने दी हैं कम पड़ती हैं, कुछ अलग से जगानी पड़ती हैं। तो कल से शुरू करेंगे एक पूरा सप्ताह। पहले सिमुलेटर, जहाज नुमा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें हवाई जहाज जैसी ही जॉयस्टिक होती है और स्क्रीन होती है, जिस पर दृश्य वैसे ही बदलते हैं जैसे आकाश में, और ठीक वैसी ही कृत्रिम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं जो कि जहाज उड़ाने में प्रस्तुत होती हैं। इसे जमीन पर प्रशिक्षण के लिए काम में लाया जाता है, पर आज से क्यों नहीं, क्योंकि ये ढीले सलवार कुर्ते में जहाज नहीं उड़ाया जाता। कल से टाइट ट्राउजर्स और टी शर्ट में आएंगी आप। जहाँ सेस्ना जैसा छोटा विमान पहली बार उड़ाना दिव्या के लिए एक चुनौती था, वहीं एक जीवंत और साहसी लड़की को यूं सिखाना प्रशांत के लिए एक नितांत नया अनुभव था। ट्राउजर्स और टी शर्ट में वो बिल्कुल बच्ची लगती। सिमुलेटर पर सीखने में ही उसके धैर्य की पूरी परीक्षा ले डाली थी दिव्या ने, पर वो उसे कभी डांट नहीं पाता। कोई गलती करके खुद ही मासूम सा चेहरा बनाती और उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर खिलखिलाकर हंस देती। वह उसका उद्भासित चेहरा देखता रह जाता। कितनी अच्छी है दिव्या, जब बोलती है तो ऐसा लगता है एक एक शब्द मिठास से पका हुआ है, हर शब्द फूल की तरह खुशनुमा और रसीला। मुस्कुराती तो काली आंखों की पुतलियां फैल जाती और उनमें एक अवर्णनीय चमक दिखाई देती। मुस्कुराते समय जो दांतों की उजली पांत उभरती तो वह देखता ही रह जाता। पहला दिन इस बैच की उड़ान का। यूं ब्रीफिंग सिमुलेटर चलाने पर भी होती थी, पर आज सचमुच का ट्रायल था। सबके दिल धड़क रहे थे। एयर ट्रैफिक, आरटी और मौसम तीनों की ब्रीफिंग शुरू हुई। ग्रेवी एज पर द प्रोफाइल से 300, आर प्रोफाइल इज हैंडलिंग 40,
Divya, listen carefully. The first sortie is yours. Take off, turn right, heading 060, climbs to level 030. Go out, bound 20 nautical miles. Come back, heading 240, overhead, circuit and landing. All the best. Happy landing. उसके बैच के 5 सदस्य एक साथ चिल्लाए। पहली सॉर्टी पर दिव्या के साथ था। टेक ऑफ ठीक तरह से कर लिया था दिव्या ने। दोनों सेस्ना जहाज के परों पर उड़ते हुए आकाश में थे। आकाश एकदम साफ और चटक रोशनी से भरा था। कम ऑन दिव्या, हाउ यू आर हैंडलिंग द जॉयस्टिक, यू आर टू हार्ड ऑन इट। यह कोई ट्रैक्टर का गियर नहीं है दिव्या। थ्रॉटल इज नॉट at 90%. Make it 60. Is it too fast to handle? Concentrate on radars. और my dear, RT calls पर ध्यान दो और give return calls also. क्या क्या करूं, कहाँ कहाँ कंसंट्रेट करूं? दिव्या अब घबरा रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था। दिव्या ने थ्रोटल 60 पर लाकर स्पीड लिमिट में की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कॉल दी। सेस्ना 49 आप्स नॉर्मल, रीचिंग 030 और प्रशांत की ओर मुस्कुराकर देखा। कीप आइज ऑन होराइजन, अदरवाइज वी विल हिट द ग्राउंड। चेक होराइजन, अदरवाइज यू विल सिंक योरसेल्फ अलोंग विद मी टू। वो चीखा। दिव्या को सीखते हुए 4 महीने हो गए थे और उनके संबंध अनौपचारिक हो चले थे, मगर वह इंस्ट्रक्टर ही बने रहना चाहता था और दिव्या दोस्ताना बेतकल्लुफी से आगे बढ़ना चाहती थी। निसंदेह वे दिन सुंदर थे। वो अपने भीतर डरों से उबर रहा था। उसे नहीं पता था क्यों और कैसे वह लड़की उसके मन में घर बनाने लगी थी। यह भी नहीं पता था वह उसके और अपने बीच कैसा रिश्ता बुनना चाह रहा था, पर कुछ था सलोना सा जो पनपता जा रहा था उनके बीच। बर्फ की पतली दीवार दोनों में से कौन तोड़ता? बहुत दिन बीतने पर दिव्या ने यह प्रयास किया। वो यह जान गई थी कि चुप्पा प्रशांत ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करेगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्रशांत के अवचेतन में तैरते कुछ स्वप्न चेतन से टकराकर लहूलुहान हो चुके हैं। प्रशांत सर, मिस्टर राव का आपके बारे में ख्याल है कि आप अब तक के इंस्ट्रक्टर्स में बेहतरीन हैं। उनके शब्दों में वंडरफुल फ्लायर हैं। फ्लाइंग भी आपकी बहुत सधी हुई है। कहाँ से सीखा? मुंबई के एक फ्लाइंग क्लब से। फिर किसी एविएशन कंपनी में पायलट क्यों नहीं बने? दिव्या आश्चर्य से पूछती। नौकरी में बनना होता तो ना। तो नहीं बनना चाहता। शादी भी इसीलिए नहीं की। हाँ, एक तरह से अभी तो वक्त है। ज़रूरी तो नहीं, मेरे ख्याल में ज़रूरी है। ना सही शादी, कोई सोलमेट तो। मैंने ज़िंदगी में ऐसे कॉलम रखे ही नहीं। कुछ जीवन स्वतंत्र निरुद्देश्य भटकने के लिए भी होना चाहिए ना इस समाज में। किनारे बैठकर तल का बहाव देखते हुए। झूठ है आपका ये फ़लसफ़ा, खुद को बरगलाने का एक तरीका। अच्छा, एक बात कहो प्रशांत, जब मैं नहीं आती तुम पूरे बैच के सॉर्टीज कैंसिल क्यों करवा देते हो? किसने कहा? राधिका ने। बेवकूफ़ है वो। दैट इज़ शेयर कोइंसिडेंस। तो क्या हमारे बीच की फेयरवेल ट्रीट भी कोइंसिडेंटली उसी दिन आपने तय की है जिस दिन मेरा जन्मदिन है? दिव्या ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा। शायद। प्रशांत मुख फेर कर मुस्कुरा दिया। दिव्या ने उसकी आंखों में गहरे झांक कर देखा, फिर मुस्कुराकर अपना बैग उठाकर गुड्डे सर कहकर मुड़ गई। वह देर तक उसकी जाती हुई आकृति देखता रहा। दूर जाकर उसने भी मुड़कर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए थे। दिव्या का फ्लाइंग का शौक और कोर्स दोनों पूरे हो गए थे। फिर भी वो प्रशांत और वो मिलते रहे। प्रेम जगा और अपने पूरे त्रिआयामी विस्तार के साथ दोनों के वजूदों पर छा गया। कभी दोनों शहर के खूबसूरत स्थानों पर मिलते, कभी खुले आकाश के नीचे, तो कभी दैहिक आकर्षण के वशीभूत प्रशांत के फ्लैट की बंद नीली जादुई दीवारों के बीच गायब हो जाते।
कभी उस फ्लैट की छत पर दोनों समानांतर लेटे संध्या और रात्रि के बीच का संक्रमण काल निहारा करते। शून्य के नीचे लेटे हुए तारों को एक एक करके निगलता हुआ देखने का अनूठा सुख मिलता। प्रत्येक सितारा उदित होते हुए अथाह गहन में गहराई के नए विस्तार का संकेत करता। प्रशांत फ्रीलांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर फ्लाइंग सिखाता रहा और दिव्या ने बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर ली। प्रशांत के लिए दिव्या जीवन भर के लिए सबसे निकट और सबसे प्रिय हो गई थी। उसके जीवंत प्रेम ने उसके जीवन को नई प्रेरणा से भर दिया था। उसे लगने लगा था कि वो अब भविष्य की दुर्गमतम अड़चनों का सामना हंसकर कर पाएगा। प्रेम उनके बीच पूरे वेग के साथ बह रहा था, दिव्या के किनारों पर पूरी पारदर्शिता के साथ, और प्रशांत के किनारे अब भी कहीं धुंधला जाते थे। जब भी कभी दो प्यार करने वाली बेचैन रूहों के साथ जीवन जीने की बात उठती, शादी के नाम पर प्रशांत ठहरना चाहता था। 3-4 साल और। कैसे प्रशांत, मैं 24 की हो चुकी हूँ। पापा कब तक मानेंगे? तो पापा को गुड बाय कर या मेरे साथ रहने चली आओ। अब तुम 50 फेरे लगा लो या एक भी मत लगाओ, हो तो तुम मेरी ही ना। सो तो है। देखो दिवी, मेरी कुछ व्यक्तिगत परेशानियां हैं जिनसे मैं कुछ सालों में उबर जाऊंगा, फिर अमेरिका चलकर सेटल होंगे। क्या प्रशी परेशानियां तुम मुझे तो बता ही सकते हो। तुम ही कहते हो मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। बताऊंगा दिवी, वक्त आने दो, जल्दबाजी मत करो। प्रशांत के साथ जीवन बिताने के निर्णय में दिव्या को कोई अड़चन नजर नहीं आती थी। सांवला सलोना, आकर्षक व्यक्तित्व, संतुलित व्यवहार, परिवार एक आम उच्च मध्य वर्गीय ढांचे का, पूना शहर के बीचों बीच अपना बड़ा सा पुराना घर जहां उसके आई बाबा रहते हैं, सांगली के आसपास अंगूरों और आमों के बाग जिन्हें प्रशांत के बड़े भाई संभालते हैं, बड़ी बहन की शोलापुर में शादी हो चुकी है। कहीं कुछ भी तो उलझन नहीं है। उसे ये समझ नहीं आता था कि क्यों अपने माता पिता को शहर में अकेला छोड़ प्रशांत ने शहर से बाहर फ्लाइंग क्लब के पास अपना 1 बेडरूम फ्लैट ले रखा है। शायद दूरी की वजह से। पर प्रशांत, फ्लाइंग क्लब की नौकरी तो अस्थायी थी, सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर। हर साल उसका कॉन्ट्रैक्ट नया बनता। अब बहुत हो गया। किसी एविएशन कंपनी में पायलट के पद पर आवेदन करने के लिए उसे मनाना ही होगा। फ्लाइंग उसके लिए उसका पैशन है, यह बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक रात दोनों प्रशांत के फ्लैट की टेरेस पर बैठे थे, निस्सीम आकाश को निहारते। MiG-21 विमानों का अभ्यास जारी था। जूम धरा से उठते और अपने पीछे ज्वाला पुंज लिए उड़ते विमानों की गति मोह रही थी। दोनों चित्रलिखित से उस रात्रिकालीन अभ्यास को देख रहे थे। प्रशांत, तुम फ्लाइंग क्लब छोड़कर एयरफोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? मैं देखती हूँ कि तुम बड़ी हसरत से इन जहाज़ों को देखा करते हो। मेरे ख्याल में तुम उड़ा ही लोगे ये मिक्स। एक पल प्रशांत चुप रहा। दिव्या की सुघड़ कोमल उंगलियां उसके हाथों को सहला रही थीं। कहीं उसका अहम पिघला और उसके मन के ताले अचानक टूट गए। दिवी, ये जहाज, ये MiG-21 में उड़ा चुका हूँ, प्रशांत ने आकाश में देखते देखते कहा, जैसे एक सम्मोहन के तहत कोई पिछले जन्म की बात याद आ गई हो और अचानक बिना सोचे समझे कह दी हो। हाँ, कैसे? दिव्या हैरत से उसका चेहरा देख रही थी। रात की नीली काली परछाई में जो एक रहस्य से चमक रहा था। एयरफोर्स में रहा हूँ 1 साल में। अपने कोर्स का टॉपर था मैं। निगाहें आसमान में ही टंगी थीं और एक गर्व आंखों में विमानों के ज्वाला पुंज सा ही धधक रहा था। उसी तरह बैठे हुए उसने गहरी सांसें ली। उसके चौड़े कंधे उत्तेजना से ऊपर नीचे हो रहे थे। झूठ! दिव्या की आंखें फैल गई थीं आश्चर्य से। उसने चेहरा नीचे किया। दिव्या के चेहरे पर रेत की तरह किरकिराते, संशय पर खिसियाते हुए बोला, तो झूठी सही,
प्रशांत, क्या कह रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर एयरफोर्स छोड़ी क्यों? या इस प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में छोटे जहाज उड़ाना सिखा रहे हो एयरफोर्स छोड़कर? प्रशांत चुप हो गया। बोलो ना, क्या बोलूं? झूठ ही तो। मैं गप मार रहा था। दिव्या के चेहरे पर हैरानी, अविश्वास, परेशानी, न जाने क्या क्या था कि प्रशांत सहम गया कि कहीं गलत तो नहीं किया दिव्या से मजाक करके। छोड़ो ना, मजाक कर रहा था मैं। कैसे छोड़ूं प्रशांत? कितनी गंभीर बात कह गए तुम मजाक में। दिव्या उसी उलझन में कॉफ़ी जल्दी जल्दी ख़त्म कर स्वयं से उलझती वहाँ से चलने को उठी तो प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर फिर बिठा लिया। बैठो ना। नहीं, देर हो गई है प्रशांत, पापा डांटते हैं। 10 बजे के बाद बाहर रहने की इजाज़त नहीं है मुझे। तुम जानते तो हो। झुंझला कर वो बैग समेटने लगे। सुनो दिवी, वो कोरा मजाक था, किसी से कहना मत, पापा से भी। प्रशांत, मैंने बहुत लड़के देखे हैं बोस्टिंग करते, अपनी उपलब्धियों का सच झूठ बखानते, पर तुम तो अपना बड़ा से बड़ा गुण उपलब्धि भी छिपा कर ही रखते हो। आज से पहले झूठ बोलते हुए मैंने तुम्हें नहीं देखा, वो भी ऐसे, अपने पहले प्यार, अपने पैशन फ्लाइंग को लेकर। या तो तुम झूठ नहीं कह रहे थे, और झूठ था तो उसके पीछे कोई सच ज़रूर होगा। दिव्या कुछ नाराज लगी, पर वो महज नाराज़गी नहीं थी, उसके स्वरों में एक तटस्थ शंका थी जिसने प्रशांत को ठंडे पसीने में डुबो दी। घर पहुंचकर रात भर दिव्या परेशान रही। सुबह जब रहा नहीं गया तो नाश्ते की टेबल पर उसने अपने रिटायर्ड सेनाधिकारी पिता से तफसील से बात की। पापा, ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग के बाद एक ही साल में एयरफोर्स छोड़कर आ जाए? नहीं दिव्या, ट्रेनिंग के 1 साल के भीतर यूँ फौज से निकल आना आसान नहीं है। पेपर्स डालने होते हैं। फौज आसानी से एक ट्रेंड पायलट को नहीं छोड़ती। मुआवजा देना होता है। ट्रेनिंग के दौरान हुए खर्च का 30 से 40 लाख के करीब यूं ही बैठे बिठाए। ऊपर से MiG-21 जहाज के गुजरने पर कैसे अचानक किसी के मुंह से निकल सकता है कि उसने ये मिक्स खूब उड़ाए हैं, बल्कि वो अपने बैच का टॉपर था। दिव्या बुदबुदाते हुए गहरी सोच में डूबी थी। कहीं कुछ गड़बड़ तो है दिव्या। जिस प्रशांत के शांत रहस्यमय चुप्पे से व्यक्तित्व से तुम यूं प्रभावित हो, उसके पीछे कोई हिस्ट्री ज़रूर है। लेट मी फाइंड आउट इट। आफ्टर ऑल, इट इज़ द मैटर ऑफ योर लाइफ। दिव्या के पापा का फौजी दिमाग और संपर्क काम कर रहे थे। जल्दी उन्हें पता चल गया कि 2 साल पहले तेजपुर से 3 नए पदस्थ युवा फ्लाइंग ऑफिसर्स रातों रात गायब हो गए थे। उनमें से एक था प्री प्रसून जोशी, महेश राव और सुजॉय बनर्जी। हो न प्रशांत जोशी ही प्रसून है। लेफ्टिनेंट कर्नल SK रावत की सूचना पर वायुसेना सजग हो गई। प्रशांत को यह आशंका उसी दिन हो गई थी जब अपने सवालों में उलझकर दिवी जल्दी ही उसके पापा के पास लौट गई थी। उसके बाद फ्लाइंग क्लब या उसके फ्लैट पर आना तो दूर, वो ऑफिस में भी नहीं मिली थी। उसने छुट्टी ले ली थी 1 सप्ताह की। उसी रात माँ का BP हाई हो गया और उन्हें नर्सिंग होम में दाखिल कराना पड़ा। वो उसकी बीमार माँ से अस्पताल तक मिलने नहीं आए, जबकि उसकी सहकर्मी दीपाली को वह फ़ोन पर सूचित कर चुका था। स्वयं से उलझता हुआ वो हॉस्पिटल की भागदौड़ में व्यस्त हो गया। उसे विश्वास था कि दिवी उसकी आत्मा का हिस्सा है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी और कभी नहीं चाहेगी कि प्रशांत किसी परेशानी में फंसे। प्रशांत उससे उसी शाम इस विषय पर विस्तार से बात करना चाहता था, किसी को न बताने के लिए आगाह करना चाहता था, लेकिन वो घर पर फ़ोन पर भी नहीं मिली। फ़ोन सर्वेंट ने उठाया और कह दिया, घर पर कोई नहीं है। कहाँ गई होगी दिव्या? अपने पापा के साथ उसे बिना सूचित किए। आखिर क्या हुआ होगा कि उसे सूचित करने का समय भी नहीं मिला होगा। सप्ताह भर हुआ था। माँ उसी दिन ही तो नर्सिंग होम से घर लौटे थे। बाबा अस्पताल के भागदौड़ से निढाल पड़े थे।
बड़ा भाई सांगली से अपनी पत्नी के साथ आ गया। सुबह सुबह एयरफोर्स पुलिस उसके घर के सामने थी। वो हतप्रभ था। 2 बरस पुराना उसका दुस्वप्न सच बनकर सामने खड़ा था। प्रशांत का चेहरा भय से विकृत और पीला हो गया। एयरफोर्स पुलिस की जिप्सी में बैठते हुए उसका अस्तित्व रक्तहीन और संज्ञाहीन हो गया था। उसे द्वार पर खड़े बाबा, बड़े भैया और भाभी किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। अंदर से आती आई की आवाज़, कहाँ हो तुम सब, बाहर क्या हो रहा है, ये भी नहीं सुनाई दे रहा था। उसके आगे दिव्या का चेहरा अपनी क्रूरता के साथ मुस्कुराता दिखाई दे रहा था। उसने निचला ओठ कसकर काट लिया और बुदबुदाया, तुमने सब बर्बाद कर दिया दिव्या। क्या तुम समझ सकी थी सोलमेट का मतलब? उस वक्त उसका मन कर रहा था कि सामने होती तो खींचकर चांटा जरूर मारता और कहता कि कुछ दिन इंतजार कर लेती। यह सच तो मैं तुम्हें स्वयं बताता। शादी की जल्दी तो तुम्हें थी ना देवी, फिर ये क्या हुआ बीच में? प्रेम, विश्वास सब पल भर में ढहा दिए। यू ब्लडी दिव्या बिच। बीमार माँ को तो बाबा और भाई ने भनक भी नहीं लगने दी। बाहर से बाहर ही प्रशांत प्रसून जोशी को ले जाया गया। पहले लोहे गांव, फिर उसी रात हेलीकॉप्टर से शिलोंग, जहां उसका कोर्ट मार्शल होना था। कोर्ट मार्शल संक्षिप्त ही रहा क्योंकि उसने अपने हिस्से का सच स्वीकार कर लिया था और उसे भगोड़ा साबित कर दिया गया। 3 साल की जेल की सजा के तहत उसने पूना यरवदा जेल में भेजे जाने के लिए प्रार्थना की, जो बिना हील हुज्जत के स्वीकार हो गई। उसे अच्छी तरह याद है, उसके यूं एयरफोर्स छोड़कर चले आने को बाबा ने कभी स्वीकारा नहीं। वो सीधा बाबा के पास पहुंचा ही कहाँ था। 2 महीने सांगली के पास के गांव में बुआ के ससुराल में छिपकर रहा। फिर फूफा जी की जिद पर उसे बाबा को फ़ोन करना ही पड़ा। बाबा तुरंत पूना से सांगली आए, बुरी तरह आहत, क्रोधित। बाबा का सामना होते ही उसके कान गर्म और भारी हो गए। सिर में अप्रिय शोर गूंज रहा था। वह शर्म से जलता हुआ पिता के सामने खड़ा था और आंखों में फैली एक पनीली परत के धुंधलके से उसने देखा कि निराशा, क्षोभ व दुख से उनका चेहरा कैसा काला पड़ गया था। होंठ भिज गए थे और माथे पर बल पड़ गए थे। बाबा ने कमरे से बुआ और फूफा जी को बाहर कर दिया था। कितनी बहस हुई उन दोनों के बीच उसी विषय पर, उन्हीं दलीलों के साथ बारंबार। आखिर बाबा ने हथियार डाल दिए। बेटा, कोई सही तरीका भी तो हो सकता था एयरफोर्स का छोड़कर चले आने का। 40 लाख की ट्रेनिंग कॉस्ट और फिर बाबा, तब कितना वक्त बर्बाद होता। एक ट्रेन किए हुए पायलट को वो सहज में थोड़ा ही छोड़ देते। और अब बाबा गुस्से में गुर्राए थे। अब नहीं होगा वक्त बर्बाद, यूं छिपे घूमोगे। 2 बार मेरे पास और तुम्हारे बड़े भाई के पास सांगली तक में फ़ोन आ चुका है। वे स्वयं भी आएंगे। क्या उत्तर दूंगा मैं? चाहो तो सरेंडर। नहीं बाबा, वो ना हो सकेगा। अब कोई फ़ायदा नहीं। मान भी लूँ आपकी बात तो वही कोर्ट मार्शल की जलालत, पनिशमेंट तो है ही। मेरी आपसे विनती है कि अब फ़ोन आए तो हो सके तो कह दीजिएगा कि मैं आपके पास आया ही नहीं। बाबा, मैं अकेला नहीं, मेरे 2 और साथी भी छोड़ आए हैं। अरे बंधुआ थोड़े ही थे एयरफोर्स के, बंधुआ नहीं थे, पर तुम्हारी ट्रेनिंग में जो लाखों रुपया सरकारी बर्बाद हुआ, उसका क्या? वो बिना भरे तुम छूट जाओगे। फिर भी तुम स्वयं को अपराधी नहीं मानते। तुम एयरफोर्स के अपराधी हो प्रशांत। जल्दी भगोड़े करार दिए जाओगे। प्रशांत मायूस होने लगा था, किंतु वो अपने फैसले को गलत नहीं मानने को तैयार था। उसे लगता था कि अपनी प्रतिभा और सूझबूझ के चलते वो बेहतर कैरियर का अधिकारी है और एयरफोर्स उसके लिए सही जगह नहीं थी। पर फिर वो बेहतर और सपनीली जगह क्या होती, इसका भी उसे ठीक ठाक पता नहीं था। कोई अंतर्राष्ट्रीय एविएशन कंपनी? वो फैसला भी तुम्हारा था, अब ये फैसला भी तुम्हारा है। जो हुआ सो हुआ मिस्टर प्रशांत प्रसून जोशी। अब तो तुम्हें तुम्हारी रैंक के साथ फ्लाइंग ऑफिसर जोशी कहकर पुकार भी नहीं सकता।
जिससे गर्व से सर ऊंचा होता था। हाँ तो मिस्टर जोशी, तुम किसी से कोई भी किसी भी तरह का संपर्क मत रखना, न चिट्ठी न फ़ोन, हमसे नहीं, न उन दो साथियों से भी नहीं। बस हो सके तो यहाँ बुआ फूफा जी की खेती में मदद करना। यहाँ इनका एक बगीचा है अल्फेंजो आमों का, उसका हिसाब किताब देखना। अगले 6 महीने पूना नहीं आना है, ये याद रखना। हम में से तुमसे कोई मिलने नहीं आएगा। कुछ महीनों की बात है, बस उम्मीद ही है कि फिर मामला ठंडा हो जाएगा। पर मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उसके बाद भी फिर तुम करोगे क्या। पता नहीं बाबा, छोड़ने से पहले नहीं सोचा था। मुझे डर है प्रशांत कि तुम्हें अपराध करके बच सकोगे। भगवान करे बच जाओ, भगवान तुम्हें क्षमा करे। बाबा बड़बड़ाते हुए बुआ के कमरे में चले गए थे। उनकी वह टूटती बिखरती आकृति आज जेल में भी प्रशांत के मर्म को आहत कर जाती है। आखिरकार वह उनके वयस्क बेटे का लिया गया फैसला था, तो उन्हें अंत तक विवशता में उसकी सहायता करनी ही पड़ी। तब भी जब वो सांगली में 3 माह बिताकर अधीर हो मुंबई चला आया था और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फ्लाइंग क्लब से ट्रेनिंग लेकर विमान चालक बनने की दिशा में शून्य से एक नई शुरुआत करने जा रहा था, तब उसकी मोटी फीस के लिए उन्होंने एक अंगूर का छोटा सा बागीचा बेचकर उसके हाथ में एक मुश्त पैसा रख दिया था। 2 वर्ष में उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। हालांकि फिर भी बाबा लगातार डरते रहते थे। वो एक भारतीय एविएशन कंपनी में आवेदन करने ही जा रहा था कि सुजॉय बनर्जी के पकड़े जाने की खबर समाचार पत्रों में आ गई थी। वह मुंबई छोड़कर फिर पूना चला गया और बाबा की रजामंदी से शहर के बाहर एक फ्लैट लेकर रहने लगा था। जल्दी उसने एक फ्लाइंग क्लब में सालाना कॉन्ट्रैक्ट पर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का काम पकड़ लिया। अपना असली परिचय छिपाकर वो ये काम करता रहा। बाबा के डर हमेशा सही साबित हुए हैं और उसके फैसले गलत फैसलों की श्रृंखला ही थी कि वो आज इस यरवदा जेल की रौनक बढ़ा रहा था। वो हंसा स्वयं पर। जेल का वो पीपल भी थरथराया। यू टू ब्रूट्स कहकर वो बुदबुदाया। 17 वर्ष की उम्र थी उसकी जब उसका एनडीए में चयन हुआ था। बाबा नहीं चाहते थे उसे फौज में भेजना। तेरा मिजाज अलग है रे प्रशांत, फौज के लिए नहीं बना तू। बहुत रगड़ाई होती है वहाँ। मैं और तेरी आई तुझे दूर नहीं भेज सकते। इतना होशियार है, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर। रगड़ाई? अब मैं बड़ा हो गया बाबा, कौन डरता है रगड़ाई से। अब तो एनडीए ही ज्वाइन करना है। आई तू समझा ना बाबा को, सांगली से पूना दूरी कितना है। मैं रविवार आऊँगा ना। माँ के गले से लिपटकर कहा था उसने। किस होश में है रे तू? एनडीए से ऐसे नहीं आने दिया जाता। अब तो तू साल भर के बाद ही मुंह दिखाएगा। बड़े भैया हंसकर उसके सिर पर चपत मारकर बोले थे। वो बड़े भैया के साथ जोश से भरा हुआ नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वार पर खड़ा था। उसे छोड़ने बाबा भी आते, पर आमों की कलम लगनी थी। बरसात की शुरुआत के दिन थे। वे गांव में व्यस्त थे। आज सोचता है तो उसे लगता है कि जब वो एनडीए की 3 वर्ष की उस कड़ी हार्ड तोड़ ट्रेनिंग और अनुशासन से नहीं भागा, उसके बाद एएफए की 1 वर्ष की फ्लाइंग की ट्रेनिंग भी कम दुष्कर नहीं थी, तब वो किस चीज़ से भागा था? जहाज उड़ाना उसका एकमात्र सपना और पागलपन की हद तक पहुंची कामना था, जिसकी वजह से वो इतना लंबा सफ़र पार करके आया था। सच ही तो है, अनुशासन और कड़ी मेहनत से वो कब भागा? उसने तो अपने कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आई बाबा, भैया भाभी गर्व से भर गए थे। पासिंग आउट परेड में जब वे सब आए थे और कोर्स के टॉपर के तौर पर उसका नाम पुकारा गया था, कितने जोश में उसने अपने साथियों के साथ टोपियां उछाली थी। उसकी पहली पोस्टिंग तेजपुर आसाम में हुई थी। यकायक कड़ी ट्रेनिंग का मार्गदर्शन छूट गया था और वो अकेला था। स्वतंत्र वायुसेना अधिकारी था, फ्लाइंग ऑफिसर पी प्रसून जोशी।
पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। अब लड़ाकू जहाज उड़ाने के दिन थे। अभी मिग 21 की स्क्वाड्रन में वो अपना अच्छा स्थान बनाएगा। फिर बाद में मिराज विमानों की स्क्वाड्रन में ज़रूर जाएगा, या फिर हवा में अटखेलियाँ करते पूरे भारत में भारतीय वायुसेना को आम जन से जोड़ते, जगह जगह एयर शो करते सूर्य किरण जहाज़ों की यूनिट में शामिल होगा। कितना रोमांचक लगता है जब हवा में दो विमान गुलाबी धुआं छोड़ते हुए एक दूसरे को क्रॉस कर दिल का आकार बनाते हैं और तीसरा विमान जूम से आकर उस दिल की आकृति बनाते विमानों के बीच में तीर की आकृति बनाता हुआ निकल जाता है। सपने ही सपने लेकर उसने तेजपुर पहुंचने के दूसरे दिन सीओ को जाकर रिपोर्ट किया। एक शुष्क सा गंजा सा व्यक्ति था वो। उसे यहाँ बहुत तवज्जो नहीं मिली। एक शुष्क औपचारिकता भरा रवैया। अलबत्ता पहले दिन के उसके टांग खींचने के प्रयोजन से उसके सीनियर्स और साथियों द्वारा किए गए नाटक और फिर मज़ेदार पार्टी ने गुदगुदाया तो था ही, साथ ही उस नाटक ने उसके व साथी अफसरों के बीच की अजनबियत की दीवार भी ढहा दी थी। खास तौर पर फ्लाइंग कमांडर उसे मित्रवत व जीवंत व्यक्ति लगा। वह क्रॉनिक बैचलर था। आरंभ के दिनों में उसे अकेले जहाज उड़ाने का मौका ही नहीं मिलता था। 6 महीनों में तो उसकी पहली एकल उड़ान हो सकी थी। 16 जहाज़ों की स्क्वाड्रन में 10 जहाज खराब पड़े थे। 6 जहाज़ों से वरिष्ठ अधिकारी अपने उड़ान घंटे बढ़ाने की जुगाड़ में लगे रहते थे। कमांडिंग ऑफिसर का दबाव इस हद तक बना रहता कि आरंभ ही से उस पर हताशा तारी होने लगी थी। उसकी स्पष्टवादिता, उसका टॉपर होना उसके कमांडिंग ऑफिसर के अहम के लिए कष्टकारी होने लगा था। वो तटस्थ रहा करता था, जबकि उसके अन्य कोर्समेट्स या उसके सीनियर कोर्स के अफसर सीओ के आगे झुके रहते और उसके घर आया जाया करते। 1 वर्ष के भीतर ही वो यह महसूस करने लगा था कि अब वो अपनी काबिलियत और अनुशासित व्यवहार के बल पर नहीं, चापलूसी से ही आगे बढ़ सका तो आगे बढ़ पाएगा। उसने देखा उसके सीनियर सपत्नीक अपने सीओ की चापलूसी में लगे रहते थे। औपचारिकताओं और कृत्रिमता की कोई सीमा ही नहीं। उसका दम घुटने लगा था। उसके आदर्श और सहजता कुंठित होने लगे थे। उसने अति आधुनिक जहाज उड़ाने की कल्पना की थी और वो मिग 21 उड़ाता था, जिन्हें मीडिया ने फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे रखा था। उस दिन वो, उसका रूममेट और 2 और साथी जो तकनीकी अधिकारी थे, चारों बार में बैठे हुए थे। उसी दिन उसकी सीओ से किसी बात पर बहस हुई थी। वो हताशा के घेरे में मन में गुस्सा दबाए बैठा था। बियर का दौर चल पड़ा। चारों बार के लंबे स्टूलों पर बैठे थे। धीमे स्वर में कोई गजल चल रही थी। बार के काउंटर के पीछे मिराज लड़ाकू जहाज का बहुत सुंदर चित्र टंगा था। प्रशांत उसी को घूर रहा था। हाँ, टच द स्काई विद ग्लोरी। हंसी आती है इस वाक्य पर। आधे से ज़्यादा जहाज तो साल में खराब ही पड़े रहते हैं। जो प्रशांत प्रसून जोशी का लघुकरण है। तुझे पता है अमेरिकन एयरफोर्स का भी यही हाल है। यहाँ 60% खराब रहते हैं तो वहाँ 40। यार, मशीनरी है, पुराने जहाज हैं जिन्हें चलाए रखना हंटर्स ने रिटायर होने में लंबा समय लगाया है, तो अब मिक्स को भी तो अपना समय पूरा करने दे। यह उनका तकनीकी अधिकारी मित्र था। स्टिल यार, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। 1 साल हो जाएगा, मैं अभी डे ऑफ्स भी नहीं हुआ। अभी वक्त है, जो हो जाएंगे। ये उसका रूममेट था जो बहुत देर से चुप बैठा था। तू हो जाएगा। तू पार्टीज में सीईओ के बच्चों की बेबी सिटिंग करते रहना, उनकी वाइफ को शॉपिंग कराते रहना। जल्द ही डे ऑफ्स होकर नाइट फ्लाइंग किया जाएगा। क्या बकवास कर रहा है यार तू। सही कह रहा हूँ, बाकी सब भी तो यही कह रहे हैं। प्रशांत ने सिगरेट सुलगा ली। ना करो ये सब, पर तेरी तरह भी नहीं कि हर वक्त शर्ट की बाँह चढ़ाकर लड़ने पर ही उतारू रहे। व्यावहारिकता भी कोई चीज़ होती है। मनमानी तो नहीं कर सकते ना।
सुननी पड़ती है यार सीनियर्स की। क्या सुननी पड़ती है? गालियाँ। माँ बहन से नीचे उतरता ही नहीं। साला गंजा। तू सुन 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 सुनकर बन जाना एक दिन टॉप नॉच। मुझे तो एक ही साल में पता चल गया कि हम एक केकड़ों से भरी बाल्टी में बैठे हैं। एक ऊपर चढ़ता है और दूसरा उसे नीचे खींचने में लग जाता है, बजाय इसके कि अपनी मेहनत से ऊपर जाए। प्रमोशंस में इतने फैक्टर्स काम करते हैं कि आपकी काबिलियत वहाँ दम ही तोड़ जाएगी। सीओ की जातियों पर जिसे देखो मुंह पर कॉर्क लगाए अंदर तक भरा बैठा है, लेकिन ऊपर से सर यू आर द बेस्ट वी हैव एवर सीन। प्रशांत का चेहरा उत्तेजना से तमतमा। जो यार, अब ये तो फ्लाइट कमांडर के डायलॉग्स बोल रहा है। ये भाषा उसी की है जो तेरे मुंह से निकल रही है। तो उसकी बातों में मत आया कर। वो तो छोड़ रहा है एयरफोर्स और जा रहा है सहारा में बढ़िया तनख्वाह पर। प्रशांत का रूममेट बोला, बढ़िया तनख्वाह? अरे तनख्वाह तो हमारी भी ठीक ठाक ही है, सिविल सर्विसेज के अफसरों जितनी ही है, पर उनका स्तर और हमारा स्तर कहीं मैच करता है। ये महेश राव था। कई मायनों में हम सिविल सर्विसेज के अधिकारियों से बेहतर हैं। वे 5वीं पास नेताओं की गालियां खाते हैं। उसके रूममेट ने दलील दी। हाँ, ये हिसाब से हमारा स्तर बहुत अच्छा है। खाते हम भी गालियां हैं, लेकिन सोफेस्टिकेटेड लोगों के मुंह से। यह तकनीकी अधिकारी था। उनके पास पावर है, पैसा है, और जितने सालों में हम यहाँ प्रमोशन पाकर कोई स्तर पाते हैं, वे उतने सालों में 10 बार प्रमोट हो जाते हैं। तब भी बाहर जाकर ही चरेंगे हम। प्रशांत बुदबुदाया। प्रशांत की हताशा का आवेग अपने चरम पर था। बहस के दौरान ही उसके संक्रामक विचारों और इरादों ने उसके साथियों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। चारों बाहर से उठकर कमरे में आ गए थे। प्रशांत की नसों में खून सरपट दौड़ रहा था। एक घूंट बियर लेकर प्रशांत ने गहरी सांस ली। तंग आ गया मैं इस डोमिनेशन से, खोखली पार्टियों से। अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई बेजा कवायदों को ये बंदरिया के मरे बच्चे सा चिपकाए अब तक डोल रहे हैं, जबकि वक्त कितना बदल गया है। समय की बर्बादी से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब तक मैंने बाहर सिविल एविएशन में अपना मुकाम बना लिया होता, और तू यार सुजॉय इंजीनियर है, यहाँ क्या कर रहा है? एयरफोर्स की सबसे पुरानी गाड़ियों की मेंटेनेंस में एक मैकेनिक की तरह लगा रहता है। और यार महेश, हम वहाँ क्या कर रहे हैं? यार प्रशांत, तेरा कहना ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? अभी छोड़ना है तो दो एयरफोर्स को 40 लाख का मुआवजा, पेपर्स डालकर एयरफोर्स में 5 साल और बर्बाद होंगे, और फिर शून्य से शुरू करना बहुत कठिन होगा। महेश राव ने विवशता जाहिर की। अरे क्यों पेपर्स डालने की? सीधे निकल जाओ, कोई ज़बरदस्ती है क्या? प्रशांत सही कह रहा है, सुजॉय चहका। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है, हम कोई बंधक हैं क्या? नहीं रहा सही एयरफोर्स, छोड़ दिया। प्रशांत फिर तमतमाया। क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम तीनों? भूल कर भी मत चले जाना, ऐसे नहीं जा सकते। डेजर्टर घोषित कर दिए गए तो मुंह छिपाते फिरोगे। ये हर्ष था, प्रशांत का रूममेट। वे दोनों उसके कमरे से चले गए। तब हर्ष देर तक प्रशांत को समझाता रहा। एयरफोर्स का अपना गौरवशाली संघर्षमय अतीत है, एक प्रभावशाली वर्तमान है, और भविष्य में अपरिमित संभावनाएं हैं। जल्दी ही हमारे पास अच्छे आधुनिक विमानों की कमी नहीं रहेगी। सुखोई 30 तो आ ही गए हैं। किस संस्थान में भीतर जाकर देखने पर कमियां और राजनीति नहीं होती या चापलूसी नहीं चलती? तूने इसके सकारात्मक पहलू भी अच्छी तरह देखे हैं। क्या तूने इस वर्दी को पहनकर सुख का अनुभव नहीं किया? किस जगह असंतुष्टि नहीं होती? मनपसंद कैरियर चुनने के बाद भी मैंने बहुतों को पछताते देखा है। नौकरी मिल जाने से पहले वो एक सपना होती है, क्योंकि कल्पना और सच्चाई के बीच की खाली जगह में एक समय बाद असंतुष्टि अपनी जड़ जमाती है। मुझे पता था तू सूर्य किरण में जाना चाहता था, वो अब भी जा सकता है। सुपीरियर से मिल,
इस दिशा में काम कर। कल तूने देखा है क्या? तू काम करना। तुझे क्या करना है? इस सीईओ से उसका टेन्योर पूरा हुआ और वो चला जाएगा। प्रशांत चुप रहा, प्रतिक्रिया विहीन। फिर भी हर्ष ने सोने से पहले खिड़की खोलते हुए कहा, प्रशांत, चुपचाप छोड़कर जाने की सोचना भी मत। जाना ही है तो प्रॉपर चैनल से। दूसरी मीटिंग एक सप्ताह बाद महेश राव के कमरे में हुई थी। यार, मेरे पापा ने तो कह दिया है कि आ जाओ, हम तुम्हें सीधे देश से बाहर भेज देते हैं। बहुत लोग हैं हमारे लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ का भी वीज़ा मिल जाए 2 वीक में। महेश सैटी पर जमते हुए बोला, तेरा क्या है? तेरे पापा के बढ़िया संपर्क सूत्र हैं राजनीति में। मेरे बाबा को तो मेरा फैसला नामंजूर होगा, पर मैंने सोच लिया है फ्रेश स्टार्ट करना ही है। कहीं बाहर जाकर फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करके रिक्वायर्ड आवर्स पूरे करें और किसी सिविल एविएशन कंपनी में ज्वाइन करें। कितनी नई प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं। हमारा तो अभी भी मामला ऐसे ही है, नहीं मालूम किधर जाएगा, क्या करेगा। पर प्रशांत, एयरफोर्स छोड़ना ही है। तेजपुर में ही दिल घबरा गया था, फिर अब ये नलिया जैसे उजाड़ प्लेस पर पोस्टिंग हमसे नहीं झेला जाएगा। समुद्र के किनारे एक गांव, जिसके 80 किलोमीटर आगे तक कोई दूसरा गांव नहीं। मैं नहीं ज्वाइन करने वाला। और ये एयरफोर्स में एक जगह नहीं है, ऐसे कई स्टेशन हैं, डेजर्ट से लेकर काले पानी में, लेह में, आसाम में, ऐसी जगह भटकने के लिए तो ज्वाइन नहीं किया था। सच्ची अगर पता होता तो ऐसी ऐसी पोस्टिंग होती हैं। सुजय सचमुच अपनी नलिया पोस्टिंग हो जाने की वजह से बहुत आहत था। कहाँ कोलकाता, कहाँ नलिया, घर पहुँचने में ही आधी छुट्टियाँ बीत जाएंगी। लकी है तू कि आर्मी में नहीं है, वहाँ तो इससे भी उजाड़ पोस्टिंग मिलती है। और नेवी, वहाँ तो जहाज़ों पर ही साल दर साल निकालने होते हैं जिंदगी के। तब तक अगर शादी हो गई हो तो 1 साल ही में बीवी भी भाग जाए किसी के साथ। महेश ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, बात पोस्टिंग की नहीं है यारो, संतोषजनक रूप से कैरियर बन रहा है और काम करने की स्वतंत्रता हो तो मैं रेगिस्तान में टेंट लगा के रह सकता हूँ। बल्कि यही ट्रेनिंग हमें दी गई है। बात व्यक्तिगत असंतुष्टि की है। मेरे लिए फ्लाइंग पैशन है और मैं यहाँ उससे महरूम कर दिया गया हूँ सीईओ की मनमानी के चलते। छोड़ो बेकार की बातें प्रशांत, यहाँ से निकलने की सोचो। सोचना क्या है, कल ही एप्लीकेशन डाली है एनुअल लीव की। 2 महीने की पे उठाओ, सामान है ही कितना, लो और घर के अलावा कहीं भी जाओ। फिर इधर उधर का रुख भी मत मोड़ना। 40 दिनों की छुट्टियों में काफ़ी वक्त मिल जाएगा, एक बार सोचने का और एक बार समझने का। साथ ही आगे की ज़िंदगी भी प्लान कर पाओगे। 1 साल भर छिपकर रहना होगा, बस फिर एक नई शुरुआत। और क्या क्या पूछना था? 3 अफसर इतनी बड़ी एयरफोर्स से चले गए तो कौन ढूंढने बैठता है? दुनिया कितनी बड़ी है, साल भर पूछताछ फिर छुट्टी। हाँ, अपन तो सीधे विदेश की तरफ उड़ जाएगा। यू लकी बास्टर्ड। तीनों के अंदर पिघलती हुई धातु चट्टान में बदली ही थी। मन, बुद्धि, आत्मा तीनों ही संकल्प में बदल गए। तीनों ने वही किया जो तय हो चुका था। अलग अलग दिन, अलग अलग दिशा की अनजानी ट्रेनों में तीनों चले गए, बिना एक दूसरे को बताए कि पहले वे कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ, क्योंकि यही तय हुआ था तीनों के बीच, यही ठीक है। अगर एक पकड़ा जाए तो टूटने पर भी दूसरे के बारे में पुलिस को पता न चल सके। महेश राव सच में लकी बास्टर्ड रहा। उसका आज तक पता नहीं रहा चला। सुजॉय तो अभी पकड़ा ही गया था जब प्रशांत मुंबई में था। बेवकूफ़, अच्छा भला बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। न जाने किस झोंक में एयरफोर्स वाला क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर बैठा। मुंह टेढ़ा करके प्रशांत बुदबुदाया, यहाँ भी साला वही गर्लफ्रेंड का किस्सा। गिफ्ट दिला रहा था तनिष्क की डायमंड रिंग।
गर्लफ्रेंड के चक्कर में भूल गया कि एयरफोर्स उस क्रेडिट कार्ड पर ट्रैक रखे हैं। पर क्रेडिट कार्ड तो बेजान था, पकड़वा दिया। लेकिन वो बिच दिव्या, अगर उस दिन उसने भावुक होकर उसे न बताया होता। छोड़ो। लेकिन क्या वह महेश सच में उड़ गया? बच निकला? उसे याद आया कि कोर्ट मार्शल के दौरान एक बात सुनी थी। कोई जांच अधिकारी दूसरे अधिकारी को बता रहा था, एक आर्मी का भगोड़ा अफसर था, 10 साल कनाडा रहकर लौटा था। इस इत्मीनान के साथ कि अब उसे कौन पूछेगा, पर 10 साल बाद भी एयरपोर्ट पर ही निकलते वो धर लिया गया। लगता है मनीष का भी यही हाल होगा। उसे क्रूर सुख मिल रहा था ये कल्पना करके कि एक दिन मनीष लौटे और एयरपोर्ट पर ही धर लिया जाए। प्रशांत के सिर पर तैनात छतनार पीपल चांदनी में झिलमिला रहा है। पत्ते मरमर की आवाज में गुनगुना रहे थे। स्याला, फिर बढ़ गया। इसके फिर पर कटने के दिन आ गए। प्रशांत झुंझलाया। सुखोई विमानों का रात्रि अभ्यास आरंभ हो गया था। वह आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। न जाने कब कांस्टेबल राजाराम उसके पास आकर खड़ा हुआ है। जय हिंद सर जी, आज आप खाने का मूड नहीं है क्या? आज डी सेल के कैदियों ने पराठे बनाए हैं सबके लिए। आज आप शिकायत नहीं कर सकते। आज क्या तारीख होगी राजाराम? 3 अगस्त। अरे सर जी, बस 2 महीने की और जेल है, फिर तो आपको जाना ही है। सब लोग बहुत याद करेंगे आपको। हाँ राजाराम, यह जेल तो कट जाएगी, लेकिन बाद की जेल किसने देखी है? हाँ सर जी, भले मानुस की जिंदगी पर तो जेल की परछाई हमेशा बनी ही रहती है। राजाराम और प्रशांत के बीच राजाराम का जीवन अनुभव से रचा बसा वाक्य थरथराता रहा। भविष्य की चिंता, सामाजिक बहिष्कार की शंका, वो कब तक इनसे मुंह छिपाकर अतीत की ओट में छिपा रहेगा? मृत सपनों, अतीत के अध जले टुकड़ों को कब तक कुरेदेगा? अब तो पंख नुचे भविष्य को ही सहलाकर, ताकत समेटकर जीवन की दिशा में उड़ना ही है। अचानक पीपल तेज हवाओं से झूमने लगा और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। वे दोनों दौड़कर ओट की ओर भागे। बस ये कहानी इतनी ही है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।